नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कांता भारती द्वारा लिखी रेत की मछली का आखिरी अध्याय। हर बसी हुई इमारत की अपनी अपनी अलग आवाजें होती हैं। किसी किसी इमारत में घुसते ही वहां की वे परिचित आवाजें आपका स्वागत करती हैं। गृहस्थी के बर्तनों की खनक, लोगों के चलने की आवाजें या किसी के बोलने की आवाजें। कुमुद के यहाँ भी अपनी अलग आवाजें हैं। कुमुद टहल रही है शायद। उसके पांव चप्पल घसीट कर आगे बढ़ते हैं। सर्दी महसूस करते ही मैंने अंगीठी में कोयला और डाल दिया था। कोयला चटकता है। उसकी अपनी आवाज है। और इनके अलावा अगर कोई चुपचाप सुने तो उसे सुनाई देगी मेरे मन की आवाज, अपने आप में बोलते हुए मन की आवाज। रात काफी हो गई है पर नींद नहीं आ रही। सोचती हूं जले हुए कागजों में से कोई बाकी बचा हो तो उसे भी उलट पटल कर आग के हवाले कर दूं, फिर शायद नींद आ जाए। सुलगते हुए एक अतीत के भक से जलकर राख हो जाने के बाद शायद नींद आ जाए, या ना ही आए नींद। नई जगह इतनी जल्दी मन सहज नहीं हो पाता। अतर सुइया के मकान में ही पहली बार कहाँ नींद आई थी, फिर बंबई के उस फ्लैट में। खिड़की ही रात भर खांसती रही थी। उसके बाद वापस माँ का घर, वहां नींद फिर नहीं आई। और उसके बाद वह हॉस्टल। बाप रे, कैसी यातना थी उस जागरण में। छोटे छोटे कमरों के हल्के फुल्के दरवाजों से जाने कितनी तरह की आवाजें अंदर आती थीं। कोई चीख, कोई गुनगुनाहट, कोई छीन झपट, कोई बर्तन गिरने की आवाज। अच्छा हुआ हॉस्टल छूट गया। केवल अविवाहिता और विधवाओं के लिए जगह थी वहां। मैं दोनों में से क्या हूं? विचित्र स्थिति है। भाई जी का पत्र आया था। सारी बातों पर क्षोभ के साथ साथ उन्होंने सूचना दी थी कि वे मेरे भरण पोषण के लिए शोभन को मजबूर करने की कोशिश करेंगे। कैसा भरण पोषण? जो रिश्तों की खुली छाह में छिन गया, वह क्या कानून की कोठरी में दोबारा मिलेगा? अविवाहिता या विधवा, इन दो कानूनी शब्दों के बीच लुटे अपने व्यक्तित्व की छटपटाहट लिए अच्छा हुआ मैं उस हॉस्टल से भी बाहर आ गई। हॉस्टल मुझे रिश्तों का एक ऐसा कब्रिस्तान लगने लगा था जहां हर कदम किसी न किसी ऐसी कब्र पर पड़ता था जिससे मरे हुए संबंधों की दुर्गंध आती थी। अक्सर वह बदबू सुबह उठते ही दिमाग के अंदर कहीं छुप कर बैठ जाती थी और फिर सारे दिन अपने वहां होने की याद दिलाती रहती थी। किसी के जीवन के सारे रिश्ते किसी एक ही तार से गूंथे होते थे। तार टूटे तो रिश्तों का हर दाना छिटक कर अलग हो जाना चाहता है। नींद नहीं आ रही, लेकिन आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं है। कमरे के अंधेरे में लगता है जैसे जले हुए कागजों की राख से बार बार कुछ लपक उठता है। अब शून्य को इसके अलावा और कुछ भर भी नहीं सकता। काफी दिनों के बाद कुछ ऐसा लगता है जैसे मोतियों की टूटी हुई माला के धागे में एक दाना और बच गया हो। तोरू, आज वह मेरे पास नहीं है। बस वही एक ऐसा संबंध है जो माला के बिखर जाने के बाद भी इस धागे में अटका हुआ है। तोरू शोभन के पास चली गई। अपनी बेबसी नहीं, बल्कि प्रतिशोध की पहली पहचान के रूप में मैं उसे शोभन के पास छोड़ आई। वह वहां है और इसीलिए मेरे उस अधिकार की पहचान भी वहां है जो निरंतर शोभन के अंदर एक आदमी को खोजती रहेगी और उसे वहां ना पाकर शायद मुझे बता सकेगी। कमरे के इस निराकार अंधेरे में एक बहुत छोटी बात मुझे याद आ रही है। तोरू को देने के बाद जब पहली बार नितांत अकेली होकर मैं उस घर से लौटने लगी थी तो मुझसे एक वाक्य अचानक टकरा गया था। शोभन ने ही किसी को ना सुनाकर भी सुनाते हुए कहा था, देखता हूं कैसे रहती है। बात सीधे नहीं कही गई थी क्योंकि उस वाक्य के स्वामी का आत्मविश्वास स्वयं उसके पास नहीं था। मरणांतक यातना झेलता हुआ संज्ञा शून्य मेरा मन कुछ देर को स्तब्ध रह गया था, लेकिन उसके बाद
उसी बहुत छोटे मन के वाक्य से एक हरा हरा पौधा उगाया था, और वह आज भी मेरे साथ है। मानवीय संबंध टूट जाते हैं, वे टूट गए। उनके साथ जितना टूटना था, मैं भी टूटी और बिखरी। कई बरस के अंतराल के बाद अचानक जब इस मोड़ पर पहुंची, तो बेतरह टूट चुकी इन दीवारों पर वह अपना नितांत, अपना हरा पौधा मेरे साथ हो लिया। विराट रेगिस्तान में यह नन्ही सी हरितमा, यही तो मेरी अपनी है। एक दिन, अभी थोड़े दिन पहले ही, एक अजीब घटना हो गई थी। उस छोटी सी घटना में भी किसी अतल कुएं से कम गहराई नहीं थी। नौकरी का पहला दिन था। एक बड़े कमरे में बहुत बड़ी बड़ी अलमारियों के बीच 4-5 मेजें और मैं। दोपहर तक जाने क्या हुआ कि मैं बरबस रो पड़ी। संभव है यह रोना एक ठहराव पा जाने का आश्वासन ही रहा हो। जितना अधिक मन को बांधना चाहा था, उतना ही अधिक वेग से बांध टूटता जा रहा था। उस कमरे में बैठी 2 स्त्रियों और 2 पुरुषों में से एक व्यक्ति ऐसा था जो कुछ देर मुझे जैसे हतप्रभ होकर देखता रहा और उसके बाद कमरे के बाहर चला गया था। बाकी 3 न जाने कितनी तरह से मुझे चुप कराने की कोशिश करते रहे थे। वह चौथा व्यक्ति उस दिन दोबारा ऑफिस नहीं आया था। दूसरे दिन मैंने उसे देखा तो लगा वह काफी बदल चुका है। मुझसे सीनियर था, फिर भी उस दिन उसने मेरा काम खुद किया और चाहा कि मैं बिना कुछ किए वहां बैठी रहूं। आदमी के मन की बाहरी दीवार उतनी ठोस नहीं होती कि उस पार कुछ न दिखे। जो कुछ उस पार दिखा, उसे उस दिन सह जाने के अलावा और कोई चारा भी न था। लेकिन दूसरे दिन मैंने खुद वे फाइलें बलात् बिना कुछ कहे उसकी मेज से उठा लीं। इतने बड़े बड़े रिश्ते पीछे छोड़ आने के बाद इस तरह बलात् अपने ऊपर फेंके जा रहे ये छोटे छोटे रिश्ते मुझे असहाय ही हो रहे थे। अगले कुछ दिनों में उस व्यक्ति की सदाशयता थोड़ी खुली और मुझे और अधिक चुभी। संभवतः उसने ऐसा ही कुछ कहा था कि आप चुप क्यों रहती हैं। उत्तर मैंने उसे नहीं दिया था, बल्कि कार्यालय के अधिकारी को दिया था। इस अंधेरे में उस व्यक्ति की वे कातर आंखें मुझे हास्यास्पद लग रही हैं। लेकिन इसके अलावा उपाय भी क्या है। यात्रा का बहुत लंबा रेगिस्तान है सामने। जिसे विश्वासों ने, आस्थाओं ने ही छला हो, वह अब और किसे साथ ले, किस लिए साथ ले। फिर भी उन कातर आंखों ने मन को दुखा दिया, अनायास दुखा दिया। शोभन के यहां से लौटकर रिश्ते बिखर गए थे। अब आत्मविश्वास भी बिखरने लगा। उन कातर आंखों ने कुछ भी तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी क्यों है उनमें वह कातरता। एक गिरी हुई इमारत की अंतिम दीवार पर क्यों खड़ा होना चाहता है कोई। आंखों की उस कातरता से ही नहीं, अपनी विवशता से भी मन घबरा उठा। कोई 4 मील बस पर चलकर ट्रेन से उन दिनों मां के घर जाती थी हर शाम। उस शाम बस भी नहीं, ट्रेन भी नहीं, जाने कैसे पैदल ही मैं चलती चली जा रही थी। पैरों पर गर्द जम गई थी, घुटने चटक चटक उठते थे। आसमान धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। सड़क की धुंध में बिजली की रोशनी के धब्बे उभरते थे और पीछे छूटते चले जाते थे। लेकिन मैं चलती ही जा रही थी। शायद बहुत ही अंधेरा हो गया था जब मुझे होश आया। शहर से बाहर की बस्ती मुझसे एकदम असंप्रक्त पीछे छूट गई थी और अब आगे एक बहुत लंबी सड़क थी। बुरी तरह लपकता हुआ अंधेरा और मेरे मन में अचानक उभर आई दहशत। पीछे लौटने का उपाय नहीं था और सामने जाने का साहस भी नहीं। तभी बहुत तेज आवाज करता हुआ एक स्कूटर रिक्शा पीछे कहीं अंधेरे से निकला और मेरे करीब से गुजरकर आगे चला गया। काफी आगे जाकर वह अचानक रुका और रुका रहा। भय की एक लहर मेरे मन में कौंध गई। अभी मैं ठिठकी ही थी कि वह रिक्शा मुड़ा, वापस लौटा और तेजी से मेरे करीब होता हुआ मेरे पीछे चला गया। थोड़ी दूर जाकर वह फिर ठिठका।
एक चीख मेरे कंठ तक आकर ठहर गई। क्या यहीं से शुरू होता है वह रेगिस्तान? क्या यही है वह? स्कूटर एक बार फिर उसी तरह तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। चीखने से कोई लाभ नहीं था। इस भयानक अंधकार में और दूर दूर तक फैले इस निर्जन में चीख पहुंच भी कहां तक सकती थी। आते हुए स्कूटर में एक से अधिक लोग थे। यह मुझे तभी पता चल गया था जब वह दूसरी बार मेरी ओर से गुजरा था। उनका पाश्विक उल्लास स्कूटर की भयानक आवाज के बावजूद मुझे सुन पड़ रहा था। उसी तेजी से स्कूटर फिर मेरे करीब से गुजरा, इस बार लगभग मुझे छूते हुए। उसके धक्के से तो नहीं, लेकिन आतंक से एक और गिरकर मैं चीखी। स्कूटर शायद पहले मुझे आतंकित करना चाहता था। मेरी चीख उस रिक्शे की दहाड़ और उसमें बैठे लोगों के विजय उल्लास में डूब गई। उसमें बैठे लोग झुककर मुझे गिरते हुए देख रहे थे। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे मैं दुखद कहूं या सुखद, मैं नहीं जानती। स्कूटर जैसे किसी चीज से टकराया और एक तरफ से ऊंचा होकर लुढ़का और काफी दूर तक घिसटता चला गया। मैंने सहमी आंखों देखा, अब वहां चारों ओर सन्नाटा था। स्कूटर खामोश हो गया था और उस ओर से आई हुई हल्की कराहें अब भी सुनाई नहीं पड़ रही थीं। देर तक वहां कुछ नहीं हुआ, कोई हिला भी नहीं। मैं उठी और पीछे की ओर दौड़ी। जिस तरफ से संज्ञा शून्य मैं यहां तक आई थी, ठीक उसी तरफ। सपने में भागती हुई सी मैं कैसे कुमुद तक पहुंची ये मुझे नहीं मालूम। उसका दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजा खटखटाने का होश मुझ में नहीं था। बहुत देर हांफने के बाद जब स्थिर हुई तो मैंने भर्राए हुए कंठ से कुमुद को आवाज दी। उस दिन ऑफिस में अनायास रो पड़ने और उन कातर आंखों के बारे में अफसर से संवाद के बाद कुमुद से अनायास परिचय हो गया था। उस कमरे में बैठने वाले अन्य चारों व्यक्तियों में सिर्फ वही एक थी जो रिश्तों से ऊब कर और रिश्तों से बाहर एक मानवीय पहचान के लिए भटक रही थी। उसकी यह भटकन मेरी अपनी भी थी। सिर्फ एक ही बार देखा था उसका घर, और शायद कभी होश में आना पड़ता तो पहुंचती भी नहीं। गर्म कॉफी का प्याला देकर कुमुद ने सब कुछ सुना और हंसती रही। उसी ने इंतजाम किया था कि मैं लड़कियों के उस युवा महिला संघ के हॉस्टल में रहूं। चलो, अच्छा हुआ कि वह रिश्ता भी टूट गया। विधवा या अविवाहिता, ये दो शब्द जिससे जुड़े हों केवल वही वहां रह सकती है, और यही वे दो शब्द हैं जिनसे संबंधों की बू आती है, एक से व्यतीत और दूसरे से भावी। अब और नहीं चाहिए ऐसा परिवेश। यह रेत है सामने। कहते हैं रेत से घर नहीं बनता। अच्छा ही है कि घर नहीं बनता। कितनी सम्मोहक है यह रेत, घर नहीं बनाने देती, लेकिन हर रखा हुआ पांव कोमलता से समेट तो लेती है और फिर उतनी ही कोमलता से उसे छोड़ भी देती है। मोह न सही, सहृदयता तो है। इसकी तपन मन को नहीं, तन को जलाती है। मुझे और चाहिए भी क्या? मन की बलात् हत्या के बाद तन इस तरह जले तो सुख ही होगा। रिश्तों की आग में मन जहां जला था वहां तो कुछ नहीं उगेगा अब, लेकिन इस तपती रेत में अब जो जलता है वहां कुछ उग रहा है। देखो, कहीं वह मैं तो नहीं। तो मित्रों, यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं। रेत की मछली कोई कल्पना नहीं थी, ये एक जीवन की परत दर परत परतें थीं। कांता भारती जी ने जिस बेबाकी से अपनी टूटन, अपनी तलाश और अपनी ताकत को शब्दों में ढाला, वो हर पाठक और श्रोता को भीतर तक झकझोर देती है। आखिरी अध्याय पढ़ते हुए ऐसा महसूस हुआ मानो कोई दरवाजा धीरे से बंद हो रहा है, लेकिन पीछे एक खिड़की खुली रह गई है, जहां से रोशनी, सवाल और सन्नाटे सब एक साथ अंदर आते हैं। अगर आपको ये यात्रा थोड़ी भी छू गई हो
तो सुनिए ज़रा का ये सफ़र सफल रहा। दिल से धन्यवाद उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने हर अध्याय में साथ निभाया, अपनी प्रतिक्रियाओं से हौसला दिया और इस आवाज़ को सुना, कभी अकेले में, कभी सन्नाटे में। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि अगली कहानी आपसे छूटे नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और बताइए कि अगली किताब कौन सी होनी चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई आवाज़ और कुछ नए अधूरे सवालों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सुनिए ज़रा।